students, welcome back to your own channel CSE Rengeria and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि नॉवल सेक्शंस को किस तरह लिखा जाए। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको बताया है कि नॉवेल्स में जो 4 नॉवेल्स है उसका डिवीजन किया हुआ है, 4 मार्क्स का ईच होता है, यानी 16 मार्क्स का आपका नॉवल होता है, राइट। नॉवल सेक्शन जो आपका होता है 16 मार्क्स का। अभी हर नॉवल में आपको पता होता है कि फर्स्ट वाला जो नॉवल है आपका 4.1 उसमें सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। अब जो MCQ हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, चूज द करेक्ट वर्ड हो गया। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक एक नॉवेल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो पहला नॉवल जो है आपका 4.1 उसमें हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे। उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले भी हैं। ये महाराष्ट्र बोर्ड से क्वेश्चन बैंक है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे किस क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। आपने अगर नॉवल पढ़ा होगा या आपने नॉवल की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑथर्स के नाम है, मॉडर्न इंडिया या एंशिएंट टाइम्स के जो भी नॉवेल्स हैं उस सारे नॉवेल्स के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से नॉवेल्स जो यूरोपियन में फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ नॉवल है या फिर इंडियन लिटरेचर में कौन सा पहला नॉवल है, ये सारे बेस्ड पे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन इस जो आपका नॉवल है उस पर आ सकता है। लेट्स सी फ्रॉम द फर्स्ट वन। पहला जो क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंसेस। 18th century gifted mankind with। नाउ व्हाट डिड 18th century गिफ्ट? अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है, मैं बार बार रिपीटेटिवली यही कहती हूँ कि टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़े। जो भी चैप्टर है, चाहे वो सीन पैसेज हो चाहे वो अनसीन पैसेज हो, सीन पैसेज आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा कि अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा हो। आपका सेक्शन 1 अच्छे से पढ़ा हो, सेक्शन 4 अच्छे से पढ़ा हो, टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड होता है वो, तो सीन पैसेजेस बहुत इजी हो जाता है। जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो बहुत अच्छे से तो अनसीन पैसेज पढ़ना भी आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाती है और प्लस आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म करता है और उसकी मीनिंग क्या है वो भी आपको जल्दी ही समझ जाता है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक में अगर आपने पढ़ा होगा तो 18th century गिफ्टेड मैनकाइंड विथ ड्रामा एंड पोइट्री, नॉवल एंड ड्रामा, और पोइट्री एंड नॉवल, या फिर नॉवल एंड पीरियोडिकल एसेज। तो देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो है नॉवल एंड पीरियोडिकल एसेज, जो 18th century ने हमको नॉवल और पीरियोडिकल एसेज से गिफ्ट किया था। नेक्स्ट है आपका, नॉवल सून बिकेम डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा एज इट। मतलब जो नॉवल है वो क्या हो गया है, डोमिनेंट हो गया लिटरेरी जॉनरा एज इट। कैसे? हेल्प पीपल टू लिव अ मोर पर्पसफुल लाइफ? नहीं, पर्पसफुल लाइफ लीड करने के लिए नॉवेल्स नहीं पढ़ते लोग। ओके। कॉट द इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिकल स्पिरिट। क्या आपको लगता है कि लोग जो पढ़ने की, कौन से लोग नॉवेल्स पढ़ते थे उस टाइम पे? जो मिडिल क्लास लोग। तो मिडिल क्लास जिनके पास बहुत सा टाइम हो गया था आफ्टर द मशीन्स इन्वेंटेड, तो वो पढ़ने शुरू कर दिए। तो इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंट एंड रियलिस्टिक स्पिरिट, क्योंकि रियलिज्म के ऊपर भी नॉवेल्स लिखे जाते थे। हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ग्रीव ग्रेजुअली एंड गेन पॉपुलैरिटी। नॉवेल अगर आप कोई भी चीज़ अगर कोई पढ़ता नहीं है तो वो ग्रेजुअली ग्रीव होता नहीं है, तो किसी ने पढ़ा होगा, वो वाइड स्प्रेड हुआ रहेगा। तो ऑल ऑफ दिस, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे, कॉट द इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिकल स्पिरिट इज योर राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस कर देंगे, पर ऑल ऑफ दिस आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ। यानी जब स्टार्टिंग में जो इंडियन राइटर्स नॉवेल्स लिख रहे थे तो इनिशियली उन्होंने किस बारे में लिखा था? डोमेस्टिक वायलेंस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तभी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई बात ही नहीं करता था। नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज, इसको हम होल्ड करते हैं। साइंटिफिक थियोरीज? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो साइंटिफिक थियोरीज बाद में आई थी।
साइकोलॉजिकल इंसाइट्स वो भी वर्जिनिया वुल्फ जो है उन्होंने लिखी थी, बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके बारे में, तो वो बाद में आई थी। लेकिन इंडियन राइटर्स ने क्या लिखा था? इंडियन राइटर्स ने लिखा था नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज, उनका पहले थीम था, क्योंकि तभी ब्रिटिश एरा के टाइम था, उस टाइम से वो जो एक्टिविटीज़ चलती थी उसके ऊपर बेस्ड लिखा हुआ था, तो इट वाज नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज। सो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नॉवल इनिशियली रोट, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज के ऊपर लिखा था। नेक्स्ट, गॉथिक नॉवल कंटेन्स, गॉथिक जो नॉवेल्स होते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स जो गॉथिक के होते हैं ना, गॉथिक का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे आजकल बहुत जानते हैं गॉथिक के बारे में, वो पढ़ना भी बहुत पसंद करते हैं, मेरा भी फेवरेट जॉनरा है वो गॉथिक। गॉथिक नॉवल कंटेन्स क्या क्या कंटेन करता है? टेरर एंड सुपरनैचुरल, मिस्ट्री एंड थ्रिलर, हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स, और या फिर ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बहुत से बच्चे गेट कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गॉथिक भूत प्रेत से स्पिरिट से जाने जाते हैं, तो लोग ज़्यादा हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स ही लिखते हैं, बट ये गलत है। टेरर एंड सुपरनैचुरल भी गॉथिक में होता है, मिस्ट्री एंड थ्रिलर भी गॉथिक में होता है, एंड प्लस हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स भी गॉथिक में होता है। तो आपका जो आंसर है ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसको आंसर से रिलेट करें, जस्ट टाइम स्पेंड ना करें उस पर, फटाफट लिखने के लिए अपना टाइम को सेव ना करें, उस तरह टाइम को दे, हर टाइम को बाइफिकेट करें, पढ़े, समझे और रिलेट करें। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी, जो नहीं चाहिए उसे को हमको स्ट्राइक कर देना है। अननेसेसरी जो डिटेक्टिव फिक्शन इज, अननेसेसरी मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आपको स्ट्राइक आउट करना है। तो डिटेक्टिव फिक्शन में क्या क्या होता है? ए सब जॉनरा ऑफ क्राइम फिक्शन, ऑफ कोर्स वो सब जॉनरा है, उसके नीचे है फिक्शन के नीचे का जॉनरा है डिटेक्टिव फिक्शन। देन अगाथा क्रिस्टी मास्टर द आर्ट ऑफ क्राइम फिक्शन, परफेक्ट, अगाथा क्रिस्टी ने बहुत सारे लिखे हैं। डिटेक्टिव्स कैन बी प्रोफेशनल, एमेचर हो सकते हैं, कभी कभार उनमें बहुत सारे चीज़ें यानी नहीं है, उनमें वो गुण नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे डिटेक्टिव्स होते हैं। प्रोटोगनिस्ट इज ए नेसेसरी एंड एसेंट्रिक पर्सन, ज़रूरी नहीं है एसेंट्रिक पर्सन मतलब पर्सन जिसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है जो मेन कैरेक्टर हो उसमें ये सब प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे डिटेक्ट उसमें होता है, तो उन्होंने कहा है अननेसेसरी निकालना, तो ये वाला अननेसेसरी, तो ये आपका आंसर है। कंफ्यूज ना हो, अननेसेसरी जो उसको फिट नहीं बैठता उसी को निकालना है। बच्चे क्या करते हैं कि जो राइट है उसको राइट कर देते हैं, पर यहाँ पूछा है अननेसेसरी, तो अननेसेसरी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी है, बाकी सब नेसेसरी है डिटेक्टिव फिक्शन के लिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? अ नॉवल इज अ रिलेटिवली अ डैश नैरेटिव। जब नॉवल रिलेटिवली क्या छोटा है या बड़ा है, याद रखें नॉवल इज लॉन्ग, नॉवल जो है वो लॉन्ग होता है, नॉवेला जो होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, नोवेले या नोवेलस। सो हमको सबको पता है कि वो डिराइव किया है नोवेला से, सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपका लॉन्ग आंसर ये। जेफ्री चॉसर रोट, क्या लिखा है उन्होंने? मौत दे ऑथर नहीं, टेल ऑफ जेंजी नहीं, कि टेल ऑफ जेंजी लेडी किसने लिखा है, और ये जो कैंटरबरी टेल्स है ये इन्होंने लिखा है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको वीडियो के स्टार्ट में कि अगर आप अच्छे से ऑथर्स और ऑथर्स की बुक्स को सामने लिख के याद रखें, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ नॉवल में ज़्यादा से ज़्यादा ऑथर्स के बुक्स और कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, उसी पे बेस्ड है। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट, टेल ऑफ जेंजी बाय, देखा यहाँ पर टेल ऑफ जेंजी आया था, बाय मुरासाकी शिकाबू, वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1010। वेरी ईजी, बहुत ईजी है ये, तो फट से याद हो जाता है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ नॉवल रिटन बाय, अब यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जॉन बनियन, अफ्रा बैन या डैनियल डेफो है।
कि बहुत सारे टाइम ऐसे हो जाता है कि हम पढ़ते बहुत है और कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किसने लिखा है। तो पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस लिखा है जॉन बानियान ने, राइट। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट। अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, राइट। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसने लिखा है? अगास्ता क्रिस्टी, जेन ऑस्टिन या फिर वर्जिनिया वुल्फ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ने वर्जिनिया वुल्फ ने, जो साइकोलॉजी पे बेस्ड है, उन्होंने लिखा हुआ है। वो पायनियर थे उसके। सो ये जो आंसर है आपका, जब भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात होती है और ये आपको ये दिख गए तो यही है जिनका आपको टिक करना है। नेक्स्ट, द इंडियन English novel Rajmohan's Wife was written by, okay, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, ये नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा है जो फर्स्ट वाला आपका इंडियन इंग्लिश नॉवल। अब यहाँ पे एक बात थी, जो हिस्ट्री का नॉवल है, यहाँ पे हमने बच्चों को मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो टेल ऑफ जिंजी है 1010, ये इन्होंने लिखा था मुरासाकी शिकाबू। ये भी इंग्लिश के यूरोपियन फर्स्ट नॉवल है, यूरोपियन फर्स्ट नॉवल, ठीक है। और द इंडियन इंग्लिश नॉवल राजमोहन रॉय वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं कि फर्स्ट इंडियन नॉवल और फर्स्ट यूरोपियन नॉवल डिफरेंट है, तो ध्यान रखें कि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, जोसेफ कॉर्नार्ड रोड द नोवेला नेम्ड, ओके, जोसेफ कॉर्नार्ड जो है उन्होंने लिखा है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो वहाँ पे एक पेज पे लिखा होगा सारे लोगों के नाम, उसके साइड पे उनके बुक्स के नाम भी, नॉवेल्स के नाम भी लिखे हैं, तो याद कर ले वो, ये 4 मार्क का आएगा ही आएगा। साइंस फिक्शन इज अ जॉनरा स्पेक्युलेटिवली फिक्शन डीलिंग विद क्या? साइंस फिक्शन नॉर्मली किस चीज़ से डील करता है? व्हाट इज द साइंस फिक्शन डील विद? डेथ एंड डिके? बिल्कुल नहीं। अर्लियर पीरियड देन ऑफ राइटिंग? बिल्कुल नहीं। तो फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, साइंस एंड फिक्शन हमेशा फ्यूचरिस्ट के बारे में ही बात करता है। कोई इन्वेंशन जो नहीं हुआ और वो थिंक करते हैं कि ये ऐसा काइंड ऑफ इन्वेंशन होगा, तो फ्यूचरिस्टिक ये है, उसके बारे में, सेटिंग्स के बारे में साइंस फिक्शन बात करते हैं। द फेमस ट्रायो ऑफ इंडियन राइटर इज, ओके, ट्रायो, वहाँ पे भी आप देखिएगा टेक्स्ट बुक में एक जगह भी लिखा है द ट्रायो ऑफ इंडियन राइटर्स, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। ये जो 3 जो थे वो तब के ज़माने के फेमस ट्रायो थे, द फर्स्ट ट्रायो हु हैड स्टार्टेड राइटिंग द नॉवेल्स, इंडियन नॉवेल्स। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें, मैंने जैसे बताया आपको कि इनमें ज़्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चूज़ द करेक्ट वर्ड, या कभी कभी ट्रू और फॉल्स भी आता है, या फिर आपने जो पहले अननेसेसरी वाला है वो एक करवा दिया, मैंने ऐसे कभी पूछ लिया तो इसी वजह से मैंने आपको बताया। फिर उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स भी आती है, तो मैच द कॉलम भी हम आगे करेंगे। नाउ सी, Murasaki Shikibu's Tale of Genji, Greek romances, the appearance of magazines and newspaper, then Chaucer's The Canterbury Tales, जो मैंने पहले पता है जॉफ्री शॉसर का जो नॉवल है, राइट। तो अब ये कैसे आएगा? ओके, तो पहले तो ग्रीक रोमांसेस आए थे, राइट, ग्रीक रोमांसेस आपका फर्स्ट है। देन ग्रीक रोमांसेस के बाद जो आया वो था 1010 में मुरासाकी शिकिबु's का टेल ऑफ जेंजी। उसके बाद द अपीयरेंस ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, और क्या बाकी रह गया हमारा? शॉफर्स द कैंटरबरी सेल्स। नाउ मैगजीन और न्यूज़पेपर लेटर आया है, बहुत लेट आया है, तो ये 4th में जाएगा आपका और ये आपका आएगा 3rd में। सो तो फर्स्ट इज ग्रीक रोमांसेस, सेकेंड इज मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ जेंजी, थर्ड इज शॉसर द कैंटरबरी टेल्स, and 4th is the appearance of magazines and newspaper, ठीक है। Let's check with the right in chronological order, the second one देखते हैं। Industrial Revolution, drama and poetry started fading away, novel gained popularity, the rise of the middle class। अब ऐसा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
पहले हुआ था, कि ड्रामा पहले आया था, कि नॉवेल हुआ पॉपुलैरिटी हुई थी, या राइज ऑफ ये आया था। तो लेट्स सी इसके जो सिंक्रोनाइजेशन क्या है। ऑब्वियसली ये अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशनरी नहीं हो तो हम नॉवेल्स का लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो मिडिल क्लास लोगों के पास टाइम कब आया, जब नॉवेल पढ़ने का टाइम कब आया, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तभी जाके नॉवेल की पॉपुलैरिटी गेन हुई। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हुआ है तो उसके बाद क्या होगा? अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हुआ तो राइज ऑफ मिडिल क्लास होगा, राइट? मिडिल क्लास का जो है वो राइज होगा। अब मिडिल क्लास का जो राइज हुआ, जब मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के पास, लोगों के पास बहुत सा टाइम बच गया। बहुत सा टाइम में वो क्या करने लगे, वो नॉवेल को पढ़ने लगे। जो नॉवेल पढ़ने लगे तो उनका जो नॉवेल का जो पॉपुलैरिटी है वो गेन हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग खरीदेंगे, उतना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा वो खरीदेंगे, गिफ्ट करेंगे, तो मार्केट बढ़ेगी उसकी। तो नॉवेल गेन पॉपुलैरिटी। First is industrial revolution, then the rise of the middle class because of the industrial revolution, then novel gained popularity, and उसी के वजह से drama and poetry started fading away, and that is why this is the fourth one. तो थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप सोच के लिखना चाहिए। नहीं तो कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये, तो पूरा गलत हो जाएगा। ओके, next, given below are some novels, events and writers of Indian English. Arrange them in chronological order. यानी पहले कौन से राइटर्स आए थे या पहला क्या हुआ था, राइट? तो क्वेश्चन 3 है आपका। तो फर्स्ट वाला जो होगा राजा, क्योंकि ये इंडियंस फर्स्ट नॉवेल है, राइट? तो हम को पहले ही पता है ये इंडियन, तो इसके आगे तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए राजा मोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो आपका पहला है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा आपका राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो, राइट? तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड हो गया आपका नयन तारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, ये आपका। अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नागरकर ये लास्ट में आए हैं। इनके तो अभी भी बुक्स, बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो मार्केट में हैं। आप अगर आप वोराशियस रीडर है तो आप बिल्कुल जाकर खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। इवन आप मॉल्स में बुक स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप बैठ के पढ़ भी सकते हैं लाइब्रेरीज के हिसाब से। नेक्स्ट, सी गिवन बिलो आर नॉवेल्स in English literature, arrange them in their order of their appearance. Okay, सबसे पहला क्या आया था नॉवेल? सबसे पहला जो नॉवेल आया था वो था इकोलॉग्स एंड मोते दे आर्थर, ये वाला फ्रेंच जो था, ग्रीक का, वो सबसे पहले आया था। उसके बाद जो आया था वो टेल ऑफ जेंजी एंड डॉन कोहितो, ओके, ये आया था। देन आया था आपका The Pilgrim's Progress, Orinoco, this is third, and Pamela and Gulliver's Travels, ये fourth। ओके, कभी कभार हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो फ्रेंच का है ये सबसे पहले होगा, फिर 10 में ये हुआ था, तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड हो गया आपका पिलग्रिम प्रोग्रेस, एंड क्योंकि गलिवर्स ट्रैवल आज भी हम पढ़ते और हम बचपन में पढ़ चुके हैं, तो ये लास्ट में है क्योंकि ये न्यू है, राइट? एंड नेक्स्ट कहा मैंने आपको ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पे आता है, तो हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स का पैटर्न। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, नॉवेल इज रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरा इन मॉडर्न टाइम्स। ऑफ कोर्स, अगर कोई भी बच्चों को देखोगे आप जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कमांड बहुत अच्छा होता है इंग्लिश में, वो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। नॉवेल्स का मतलब सिर्फ एक ही जॉनरा नहीं होता, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनरास। तो वो जैसे हो गया आपका फिक्शन, नॉन फिक्शन हो गया, उसके अंदर में भी बहुत सारे स्टोरीज होते हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लिटरेरी जॉनरा को वो डोमिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत हाई होती है,
और वो लैंग्वेज आप अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है मतलब आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो ऑफ कोर्स इज रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी, ऑफ कोर्स सॉरी। तो ये ट्रू है। मॉडर्न टाइम्स मतलब अभी की बात कर रहे हैं या मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, ए नॉवल इज अ रिलेटिवली शॉर्ट नरेटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हमारा एक आया था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें पूछा गया था तो शॉर्ट स्टोरी है या लॉन्ग स्टोरी। हमेशा याद रखिए नॉवेला है वो शॉर्ट है और नॉवल है जो वो लॉन्ग है। नॉवेल्स की बुक्स की किताबें देखिए इतनी मोटी मोटी होती हैं, राइट। तो ये इज रिलेटिवली शॉर्ट नैरेटिव, बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स हो गया आपका। टेल ऑफ जेंजी इज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल। मैंने आपसे पहले भी कहा इंडियन फर्स्ट नॉवल डिफरेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट नॉवल डिफरेंट है, तो याद रखें। तो वर्ल्ड फर्स्ट नॉवल जो है मुरासाकी शिकाबू ने लिखा है 1010 में, दैट इज टेल ऑफ जेंजी। सो दिस इज ट्रू। मिडिल क्लास पीपल हैड लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज। ओके, सो मिडिल क्लास जो लोग थे वो रोमांस और ट्रेजेडी को पसंद नहीं करते थे तब के ज़माने में। द रीज़न बिहाइंड वो बहुत रियलिस्टिक होते थे। सो रियलिस्टिक और जो है नेशनलिस्टिक और रियलिस्टिक जो वर्चूज़ है उसमें वो ज़्यादा पढ़ते थे। तो ये हैड ए लिटिल इंटरेस्ट, हाँ तो थोड़ा ही इंटरेस्ट था, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो ये आपका अगेन ट्रू हो गया। नॉवल गेव वॉइस टू एस्पिरेशंस एंड लॉन्गिंग्स ऑफ मिडिल क्लास। मतलब नॉवेल्स जब होते थे जैसे नेशनलिस्टिक और रियलिस्टिक नॉवेल्स होते थे, जो लोग नहीं बोल सकते थे वो नॉवेल द्वारा लोगों को समझाया जाता था और बोला जाता था, राइट। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते थे लेकिन कि मेरी स्टोरी है, उनको लगता था कि ये तो स्टोरी मेरी है, क्योंकि लोग जो भी नॉवेलिस्ट लिखते थे नॉवेल्स उन किसी ना किसी के स्टोरी पे एक्सपीरियंस्ड हुआ रहेगा, बेस्ड हुआ रहेगा, वो उस पर ही लिखते थे। तो ऑफ कोर्स उनको लगता था नॉवेल गेव वॉइस टू द एस्पिरेशन एंड लॉन्गिंग्स ऑफ मिडिल क्लास। So this is again true. The women novelists haven't contributed significantly in English literature. अब यहाँ पे क्या है, लोगों को मतलब यहाँ पे confusion क्या आएगा, women novels haven't मतलब नहीं, okay, haven't तो तुम लोग कुछ और सोच के उसको आंसर गलत लिख लोगे। The women novelists haven't contributed significantly in English literature. आपको लगता है कि उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है? जेन ऑस्टन, वर्जिनिया वुल्फ, अभी जो हमने इंग्लिश के जो इंडियन जो लोग हैं उनके नाम हमने पढ़े, तो अरुंधति रॉय है, किरण देसाई है, ये सभी लोगों को भी तो हमने देखे हैं, तो उन्होंने भी तो कंट्रीब्यूशन किया है। सो कंट्रीब्यूशन, दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, सो दिस स्टेटमेंट हैवंट इज रॉन्ग, दे हैव। ओके, नॉवेला इज़ ग्रेटर इन लेंथ देन नॉवेल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि नॉवेला शॉर्ट होता है, नॉवेल बड़ा होता है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये अगेन फॉल्स हो गया। सेटिंग डजेंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स। अब ये अगेन है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल है उसमें आप अगर देखोगे प्लॉट इम्पॉर्टेंट है, सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लॉट और कैरेक्टर को कह रहे हैं कि सेटिंग डजेंट अफेक्ट। आपको लगता है कि ऐसा होता है? पॉसिबल ही नहीं। अगर समझो कोई एंशियंट शिवाजी महाराज के बारे में बात किया जाए और वो आपको वो शिवाजी महाराज का जो फोर्ट है वो नहीं दिखा के कोई और पैलेस दिखाया जाए, तो क्या वो कैरेक्टर से मैच करेगा? या शिवाजी महाराज को कुछ और कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाए तो क्या वो कैरेक्टर मैच करेगा? नहीं करेगा, ना थीम मैच करेगा, ना प्लॉट मैच करेगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो सेटिंग्स जो है उसमें वो कैरेक्टर को मैच करने के लिए सेटिंग इफेक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेटिंग डजेंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर, इट इज़ फॉल्स। वो इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप सेटिंग्स और प्लॉट और कैरेक्टर को मैच नहीं करोगे तो फिर वो मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा। द स्ट्रगल इन ऑपोजिट फोर्सेज इन अ स्टोरी इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। द स्ट्रगल जो ऑपोजिट फोर्सेस में मतलब प्रोटोगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट के बीच में जो झगड़ा होता है उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ऑफ कोर्स ऑपोजिट फोर्सेस इन अ स्टोरी इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, दिस ट्रू। एपिस्टोलरी नॉवल इज अ सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, अदर डॉक्यूमेंट्स एंड डायरी एंट्रीज। ऑफ कोर्स
जो लेटर्स होते हैं, डायरीज होते हैं, जैसे एंक फ्रैंक की जो डायरी है वो एक एपिस्टोलरी है, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंस इन पेपर्स में लेटर्स के द्वारा या डॉक्यूमेंट्स के द्वारा शेयर किया गया है. सो दिस इज अगेन ट्रू. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नहीं समझ में आया तो वापस से उसे देखिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या व्हाट्सअप नंबर जो शेयर हो रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं. अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए. इवन बेल बटन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अभी वीडियोस आते रहेंगे. नेक्स्ट, मैच द कॉलम देख लेते हैं. मैच द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल इन कॉलम ए विथ रेलिवेंट पॉइंट्स इन कॉलम बी. कोशिश कीजिएगा आप ऐसे लिखें, थीम है तो थीम का जो आंसर है फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एंड सेंट्रल आइडिया, अगर आपके पास टाइम है. अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं ऐसे 1 और उसका जो आंसर है सी, राइट. पर मेक श्योर कि इधर ए और इधर बी लिखें, क्योंकि कभी कभार बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक चीज़ को दोबारा लिख देते हैं. तो ऐसा ना करें, क्योंकि एग्जामिनर को भी पेपर चेक करने में मुश्किल होगी और आपके भी मार्क्स कटने के चांसेस हाई हो जाते हैं. सो मेक श्योर दैट डोंट डू दैट. लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम. थीम तो हमने बता दिया आपको, फिलोसॉफिकल जो स्टेटमेंट है, सेंट्रल आइडिया, राइट. प्लॉट हो गया आपका कोर्स ऑफ द इवेंट्स, राइट. कैरेक्टर जो थंबनेल भी हो सकता है, कैन बी अ थंबनेल और अ डीप डिटेल स्केच, ये आपका कैरेक्टर हो गया. सेटिंग्स ऑफ कोर्स, जैसे पहले बताया कि सेटिंग्स अगर आपका सही ना हो तो प्लॉट एंड कैरेक्टर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो सेटिंग्स क्या होता है, द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. अगर बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी सही ना हो तो प्लॉट और कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा ही करेगा. सो योर आंसर इज थीम इज फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एंड सेंट्रल आइडिया. प्लॉट इज योर course of events. Character is can be a thumbnail or a deep detailed sketch, and setting is again the background of the story. Okay, let's see the next one. Okay, again theme है. theme तो already हमारे पास theme का है. theme आपका philosophical statement और ये है, तो ये यहाँ पर आ गया फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एंड सेंट्रल आइडिया. ऐसे 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि थीम होता है फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एंड सेंट्रल आइडिया. देन आ गया आपका प्लॉट. प्लॉट हो गया कोर्स ऑफ इवेंट्स, राइट. कॉन्फ्लिक्ट हो गया द स्ट्रगल बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस. और लैंग्वेज एंड स्टाइल हो गया टेक्निक्स ऑफ द नरेशन. टेक्निक्स ऑफ द नरेशन मतलब जिस तक कैसे कौन से लैंग्वेज में क्या लहजा यूज़ होता है, कैसे स्टाइल्स यूज़ होते हैं, उसके ऊपर लैंग्वेज एंड स्टाइल बेस्ड होता है. तो टेक्निक्स ऑफ द नरेशन उसमें आ गया. ठीक है. सो अगेन आई रिपीट, थीम हो गया आपका फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एंड सेंट्रल आइडिया. प्लॉट हो गया आपका कोर्स ऑफ द इवेंट्स. कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका स्ट्रगल इन बिटवीन ऑपोजिट फोर्सेस. एंड लैंग्वेज स्टाइल हो गया आपका टेक्निक्स ऑफ द नरेशन. लेट्स सी द ओके. जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमेशा याद रखें, उसमें जाकर देखें, एक पेपर पे में लिख दें कि ये वाले जो नॉवेल्स है ये वाले नॉवेलिस्ट ने लिखा है. कौन सा पहला इंडियन नॉवल है, कौन सा यूरोपियन नॉवल है, कौन सा हिस्ट्री ऑफ नॉवल में सबसे पहला नॉवल है, कौन से ईयर में हुआ था, वो लिखोगे और याद करोगे तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए. सो अगस्ता क्रिस्टे जो है उन्होंने लिखा है क्राइम फिक्शन. तो अगस्ता क्रिस्टे ने क्राइम फिक्शन लिखा है. विलियम जेम्स ने आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने लिखा है, और वर्जिनिया वुल्फ ने भी उन पे लिखा है. ओके, वो पायनियर्स थे. सो ये आपका ये हो गया. जॉर्ज एलियट जो है उन्होंने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे हैं, और मैरी शेले ने साइंस बेस्ड नॉवेल्स लिखे हैं. ठीक है. तो अगस्ता क्रिस्टे जो है वो आपके क्राइम फिक्शन में आ गए. विलियम्स है जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इवन वर्जिनिया वुल्फ की नाम आती है उसमें. देन जॉर्ज एलियट जो है साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में है, और मैरी शेले जो है वो साइंस बेस्ड नॉवेल में है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि आप जब भी वीडियोस देखें पेपर और पेन लेके बैठे, बुक लेके बैठे, ताकि एक बार आप देख लें और दूसरी बार आप क्या करें, उसे लिख लें. लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में रजिस्टर होगा.
मैं बार बार रिपीटेटिवली आपको एक ही बात कहूँगी कि पेपर आपकी इंग्लिश में है तो इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में पढ़ें। वीडियोस आपकी हिंदी में बनते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, बट पेपर तो एंड ऑफ द डे आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। सो मेक इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है तो आपको इंग्लिश में लिखने नहीं आएगा, बिल्कुल लिखने आएगा। देखिए वर्जिना वुल्फ आ गई हैं, तो वर्जिना वुल्फ ऑब्वियसली वर्जिना वुल्फ जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, सॉरी आपके थोड़ा सा, हाँ आई होप यू कैन सी दिस। सो जो वर्जिना वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो आपका ये डी हो गया, राइट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स और वर्जिना वुल्फ अगर आ गए तो आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आँख बंद करके आप लिख सकते हैं। मैरी शेले, जैसे मैरी शेले अभी बताया था हमने साइंस बेस्ड है तो उनको साइंस बेस्ड, तो सी हो गया। फ्रांसिस बर्ने, फ्रांसिस बर्ने वो नॉवेल ऑफ मैनर्स में लिखते हैं, ओके बी, ओके। और गॉथिक नॉवेल्स एंड रैडक्लिफ जो फीमेल है उन्होंने गॉथिक नॉवेल्स लिखे हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए अगर आप ध्यान से देखें। तो वर्जिना वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, ये हमें याद है। मैरी शेले जो है ये आपका नंबर 1 हो गया। मैरी शेले जो साइंस बेस्ड है ऑफ कोर्स, जो फ्रांसिस बर्ने जो मैनर्स, एंड रैन रैडक्लिफ जो आपके गॉथिक। ये आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको स्पेलिंग्स की कोई देखनी नहीं पड़ती है, ये सिर्फ आपको मैच करना होता है तो इजी पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप बुक और पेन लेके बैठे और प्रैक्टिस बिल्कुल करें। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। राइज ऑफ द मिडिल क्लास। राइज ऑफ द मिडिल क्लास ने क्या किया था? राइज ऑफ द मिडिल क्लास कब हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तब जाके राइज ऑफ द मिडिल क्लास हुआ था, राइट। क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं जिसमें हम बोल सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिज्म, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिज्म यहाँ पे था, 18th सेंचुरी में हुआ था। नॉवल एंड पीरियोडिकल एसेस एडवेंचर्स, नॉवल एंड पीरियोडिकल एसेस एडवेंचर्स कहाँ गया? नॉवल एज ए लिटरेरी जॉनरा, तो ये आया आपका डी। द टेल्स ऑफ ग्रीक रोमांसेस, स्टोरीज ऑफ आइडियल लव, लव एंड एडवेंचर्स, एडवेंचर्स यहाँ चला गया है तो लव एंड एडवेंचर्स, ओके। तो अब आंसर कैसे हो गया? राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ये हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल रोमांटिज्म, जो रोमांटिज्म था, डिनायल ऑफ रोमांटिज्म 18th सेंचुरी में हुआ, क्योंकि उनको रियलिस्टिक चीज़ों पे मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास ने राइज किया था, वही ज़्यादा पढ़ते थे। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया तो मिडिल क्लास के पास बहुत सारा टाइम आ गया, क्योंकि मशीन आ गए तो लोगों के पास टाइम ज़्यादा आ गया, तो वो पढ़ने शुरू कर दिया उन्होंने। तो जब नॉवल पढ़ने शुरू कर दिया तो उनको रोमांटिक नॉवेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको हमेशा स्पिरिट, रियलिज्म, नेशनलिज्म में ही इंटरेस्ट था। सो द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिज्म हो गया। अभी नॉवल एंड पीरियोडिकल ऐसे, नॉवल एंड पीरियोडिकल ऐसे, नॉवल एज ए लिटरेरी जॉनरा, ठीक है, वो जॉनरा है। द टेल्स ऑफ ग्रीक रोमांसेस, जो स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड एडवेंचर्स तब के ज़माने में जो था उसके ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अगेन। What is it saying? The flow of thoughts. A flow of thoughts जो होता है, जो ऐसे flow करते रहते हैं thoughts, right? Stream of consciousness वही होता है जो हम सोचते रहते हैं, जो नहीं भी होगा assumption, pre-assumptions यही करते रहते हैं। कोई चीज़ हुआ ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा हो गया तो, वो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। सो उसको flow of thoughts बोलते हैं। तो stream of consciousness रिलेट करता है flow of thoughts के लिए, right? द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, तो साइकोलॉजिकल नाव, इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी, क्योंकि उनके अंदर की भावनाएं जो व्यक्त करते हैं, जो नॉवेल्स या कोई भी आप मूवीज़ देखोगे बेस्ड ऑन नॉवेल्स, तो ये साइकोलॉजिकल नॉवेल्स है। द नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, ऑफकोर्स ऑथर के लाइफ में बेस्ड होता है तो ऑटोबायोग्राफी बोलना जाता है उसको। तो ऑटोबायोग्राफी हो गया आपका द नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द
ऑथर। नेक्स्ट हो गया द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स, बिल्डिंग्स रोमन नॉवल। जब एक क्वेश्चन आता है बिल्डिंग्स इन रोमन ऐसे बोल के, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उसका मतलब होता है ग्रोथ। ओके, सो उसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ। तो आपका ये हो गया ए, यानी फ्लो ऑफ थॉट्स हो गया आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, साइकोलॉजिकल नॉवल। द नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, ऑफ कोर्स किसी के लाइफ पे बेस्ड होता है, आत्म कथा बोलते हैं ना, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड्स एंड स्पिरिट कैरेक्टर्स हो गया आपका बिल्डिंग्टन रोमन नॉवल। करेक्ट, लेट्स क्लियर इट ऑफ। ओके, ये भी बहुत बुक्स के ऊपर ही है। डैनियल डेफो ने लिखा था रॉबिन्सन क्रूज़। डैनियल डेफो ने लिखा था रॉबिन्सन क्रूज़। जोनाथन स्विफ्ट, ये हमें याद ही होना चाहिए क्योंकि गलिवर्स ट्रैवल बहुत फेमस। जोनाथन स्विफ्ट जो हमेशा चिल्ड्रंस नॉवेल्स, स्टोरीज, फेबल्स लिखते हैं, तो जोनाथन स्विफ्ट जो है वो हो गया आपका गलिवर ट्रैवल्स। जॉन बनियन हमने अभी पढ़ा था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, राइट। एंड सैमुअल रिचर्डसन उन्होंने लिखा था पैमेला, राइट। सो अगेन आई रिपीट, डैनियल डेफो is Robinson Crusoe, Jonathan Swift is Gulliver's Travel, Samuel Richardson is Pamela and John Bunyan is Pilgrim's Progress। अब तक तो जॉन बैनियन ने क्या लिखा है वो याद ही हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, पिकारेस्क नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, एलॉर्जोरिकल नॉवल एंड यूटोपियन नॉवल। तो ये नॉवल के नाम है और क्या नॉवल इस पे बेस्ड होते हैं। पिकारेस्क नॉवल जो है वो हमेशा एसेंट्रिक ऑफ एन एडवेंचर्स ऑफ एन एसेंट्रिक प्रोटैगनिस्ट, ये इस पे बेस्ड होता है। ओके, हिस्टोरिकल नॉवल जो होता है वो होता है सेट इन अ अर्लियर पीरियड ऑफ देन राइटिंग, मतलब राइटिंग शुरू होने से पहले जो सेटिंग्स हुए होंगे उसके, इसलिए उसको हिस्ट्री बोलते हैं, राइट। जैसे हिस्टोरिकल हमारे यहाँ हिस्ट्री शिवाजी के हो गए, तभी तो लोग लिखते नहीं थे, लेकिन उसके बाद लिखना शुरू हुआ है ना, फिर उनके बारे में जब लिखते तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल नॉवल दैट इज सेट इन एन अर्लियर पीरियड देन ऑफ द राइटिंग। ओके, देन हो गया आपका एलॉजिकल मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग। ओके, एक से ज़्यादा मीनिंग जिसमें होता है एलॉजिकल बोलते हैं उसको, बेयर्स मोर देन वन लेयर्स ऑफ मीनिंग। मतलब कुछ मूवीज़ अगर आपने देखी होगी, बुक्स तो आप शायद पढ़ते ही हो या नहीं हो, पर अगर कुछ मूवीज़ देखे होंगे उनके मतलब आप किसी को पूछेंगे तो हर किसी के पास अलग अलग व्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ होंगे कि इस मूवी का बेस ये है, ये आपको ये थीम है इसका, या ये सेंट्रल आइडिया है, या ये मोरल है। तो हर कोई अलग आपको राय देगा या अलग अपनी व्यूज़ देंगे, राइट। तो इसी तरह एलॉजिकल जो नॉवेल्स होते हैं वो बेस्ड ऐसे ही होते हैं कि एक चीज़ के बहुत से मीनिंग्स होते हैं। बच गया आपका यूटोपियन नॉवल। यूटोपियन नॉवल इज स्पेकुलेटिव फिक्शन। ओके, ये हो गया आपका बी। ओके, अभी यूटोपियन नॉवल क्या होता है, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है। उसका मतलब होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन। स्पेकुलेटिव फिक्शन का मतलब होता है कि गेसिंग, कोई फैक्ट्स नहीं होता है, मतलब ऐसे ही यूँ ही लिख दिया हमने, उसका कोई फैक्ट्स नहीं है जो कि वो सच है कि नहीं, या ऐसा होता भी नहीं हो है कि नहीं, वो नहीं पता होता है, इसलिए उसको यूटोपियन नॉवल बोला जाता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके, सॉरी एक नीचे आ गया तो आप थोड़ा सा ध्यान देखते हैं हम लोग। थॉमस मान, जॉन स्टीनबेक, हेनरी जेम्स, जोसेफ कर्नाड। ओके, जोसेफ कर्नाड हमको पता है, हमने अभी इतने टाइम से कर ही रहे हैं हम। तो जोसेफ कर्नाड जो है वो हार्ट ऑफ द डार्कनेस, तो ये हो गया आपका नंबर 4, यानी ये ए हो गया। ठीक है, जोसेफ कर्नाड अभी हमने किया था वो डार्कनेस इसमें था, राइट। अभी थॉमस मान जो है वो डेथ इन वेनिस, ये ओके, तो डेथ इन वेनिस। अब हो गया जॉन स्टीनबेक। जॉन स्टीनबेक जो है आपके
पर्ल, जॉन स्टीनबेक हो गए पर्ल। ओके, तो बच गए हमारे हेनरी। तो हेनरी का है द टर्न ऑफ द स्क्रू, द टर्न ऑफ द स्क्रू। ओके, सो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। थॉमस मैन हो गए आपके डेथ इन वेनिस, जॉन स्टीनबेक हो गए पर्ल, हेनरी जेम्स हो गए आपके द टर्न ऑफ द स्क्रू, एंड जोसेफ कॉनराड हो गए द हार्ट ऑफ द डार्कनेस। अगर आप इसी को ही ध्यान से देख लोगे तो आपके सारे ये हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि इवन कंप्लीट द सेंटेंस आएगा जिसमें आपको चूज़ करना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो हम चूज़ का भी शुरू करते हैं। द पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल आर गिफ्ट्स ऑफ द, कौन से सेंचुरी में ये गिफ्ट्स है पीरियोडिकल नॉवेल्स एंड एसेस? अभी हमने थोड़े दिन पहले ही किया था ना इसको, 18th सेंचुरी के है ना ये, राइट? 18th सेंचुरी के गिफ्ट है ना हमको। अ नॉवल इज अ रिलेटिवली अ शॉर्ट नैरेटिव फिक्शन, अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन, अ फिक्शन ऑफ मॉडरेट लेंथ। मैंने रिपीटेटिवली कहा कि जो नॉवेला होता है वो शॉर्ट होता है, नॉवेल होता है वो लॉन्ग होता है। तो हमारा आंसर अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव बर्थ टू, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किसको सो 4.1 यही ख़त्म होता है। 4.2 का जो भी नॉवल बेस्ड क्वेश्चंस है जो रिपीटेटिवली पूछा गया है उसके लिए भी आपके वीडियोस बनेंगे। 4.2, 4.3, 4.4 के जितने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं PYP में यानी पास्ट ईयर पेपर्स में, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने हिसाब से आंसर्स आपको दूंगी, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 50 वर्ड्स होने चाहिए। 50 वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता इन, एट, ऑन, इफ़, इज़, आर, ये सारे को वर्ड्स को काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि 50 वर्ड्स का काउंटिंग अलग होता है। वो मैं आपको दूसरे वीडियोज़ में बिल्कुल बताऊँगी।
और तो आज का जो वीडियो है 4.1 वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।